नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं कुछ दिन पहले लुसेंट बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का सीरीज शुरू किया था। उसी सीरीज के क्रम में आज ये मेरा चौथा वीडियो है। पहले के 3 वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू किए थे और केमिस्ट्री में हम लोग मैटर्स क्या होता है, मैटर्स में क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको देख लिया था। फिर उसमें हमने मैटर में देखा था एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर पढ़ लिया था। फिर हमने इसमें आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को काफ़ी डिटेल में देख लिया था। आज उसी का आगे का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, परमाणु की संरचना। तो लास्ट जो मेरा जो 3rd वीडियो था उसमें मैंने परमाणु और अणु मतलब कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा किया था। आज उसी का ये पार्ट है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो भी नए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप मेरा साइंस का जो 3 पीछे का वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें बेसिक होती है, बेसिक टर्म वाली होती है। तो वो जब तक आप बेसिक टर्म नहीं जानेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ लुसेंट एंड एनसीईआरटी बेस्ड साइंस लिखा हुआ, वहाँ जाके मेरा 3 लेक्चर देख लें, जिसमें कि आपको चीज़ें बेसिक बात समझ में आ जाएगा और इसको इस आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो और बेहतर से आपको समझ में आएगा। बाकी इसका जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। या नहीं तो कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूँ ये अपने से अगर जो लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि मुश्किल से मैं ये 2-3 पेज मेरा ये नोट्स खुद का लिखा हुआ है और इसको आप बहुत ही शॉर्ट में अपने नोटबुक में डाउनलोड कर लिख लीजिए, ताकि इसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते। देखिए साइंस का चूँकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछता है और यहाँ अगर 30 क्वेश्चन में अगर आप लगभग 25 से लेकर 28 तक को अगर सही कर दीजिएगा तो आपका पीटी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड जो पढ़ा रहा हूँ ये मतलब कि सफिशिएंट है, मतलब इसी के रेंज में क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो वो क्या बीपीएससी में या तो लुसेंट से या तो एनसीईआरटी, मतलब मैंने एनसीईआरटी और क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी है उसी क्वेश्चन पूछता है। तो ये मेरा जो सीरीज चला ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है और जो लुसेंट का जो कुछ फैक्ट है या डेटा है उसको भी मैं इसमें शामिल कर दे रहा हूँ और स्पीडी का जो कुछ साइंस का डेटा फैक्ट है उसको भी शामिल कर दे रहा हूँ। मतलब आपका कंप्लीट जो एक साइंस का जो तैयारी होना चाहिए मैं करवा रहा हूँ। और ये आप मेरे ख्याल से मेरे साथ अगर हो सके इसका नोट्स भी बना लीजिए। अगर नहीं नोट्स बना पाते हैं तो मैं इसका PDF जो है ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज यही हम शुरू करते हैं। तो इसमें टॉपिक हमको यही पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या को हमको संरचना पढ़ना है, संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ना है। देखिए आपको हम लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जब डाल्टन महोदय ने ये मतलब इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, एटॉमिक थ्योरी, कि हाँ भाई किसी भी मैटर या किसी भी जो पदार्थ में जो है ना उसमें जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है, जो सूक्ष्मतम कण होता है, वो परमाणु या एटम ही होता है। और ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ लिखा हूँ तो लिखा ही हूँ, और जो लेकिन मेरी बात को सुनने पर भी ध्यान दिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट बात होगा, क्योंकि मैं बोलते वक्त समझाने वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दूंगा, इसलिए आप कहीं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सिंपल यही हुआ कि डाल्टन महोदय ने जब एटॉमिक थ्योरी दिया था अपना, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा दिया था कि भाई परमाणु को हम आगे और नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ये सबसे इंडिविजुअल या सबसे अविभाज्य कण है, ये सबसे सूक्ष्मतम कण, इसको आगे और हम किसी पार्टिकल में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद या उसी के आसपास, मतलब जब मिड 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने मतलब कि एटम के भीतर भी और उसमें पार्टिकल्स होते हैं इसके बारे में पता लगा लिया था। ठीक ना, तो यही हुआ कि डाल्टन महोदय के बाद जब साइंस और आगे बढ़ा, रिसर्च हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो साइंटिस्टों ने और 3 पार्टिकल्स का जो है ना उसके अंदर क्या कर लिया, पता कर लिया। तो उसको कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसको क्या मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या आता है आपका न्यूट्रॉन आता है। तो अब यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे वही बात जो बोले वही लिखे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, जो बोले वही लिखे हैं। ठीक ना, अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ क्या हुआ कि जो एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक खोजा गया। तो इसमें देखिए एग्जाम में क्या पूछता है मेनली कि जो प्रोटॉन है, देखिए
तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या है न्यूट्रॉन। तो आप देखिए कई लोगों को मतलब कि नहीं नॉलेज पता होता है कि इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे पहले किसकी खोज हुई, किसको डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले आपको प्रोटॉन का डिस्कवर किया गया था 1886 में, फिर इलेक्ट्रॉन का 1897 में, फिर न्यूट्रॉन का 1932 में। तो न्यूट्रॉन को सबसे बाद में खोजा गया था। क्या किया गया था? सबसे बाद में खोजा गया था। तो यहाँ पे तो अब हमको इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोटॉन का जो खोज जो है ना, जो गोल्डस्टीन ने किया था, किसने किया था? गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका क्या किया था? खोज किया था। और इन्होंने जो प्रोटॉन की जो खोज की थी पार्टिकल्स का, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था एनोड रे या केनाल रे एक्सपेरिमेंट। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, इन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना इस प्रोटॉन को जो है ना खोजा था। तो ध्यान रखिएगा, या तो इसको केनाल रे बोलते हैं या तो एनोड रे के थ्रू इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ का जो है पता लगाया था। और इसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और जिसमें जो चार्ज जो है ना प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसमें क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक ना। और यहाँ जो है इसका मास की बात है, देखिए यहाँ लिखा हुआ मास या जो कितना 1.6 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻27, ये क्या होता है? इसका मास होता है। तो आप प्रोटॉन के बारे में इतनी बातें पता रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, खास करके यही पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया, ठीक ना। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना ये 1897 इसके जस्ट बाद डिस्कवर हुआ। तो इसको थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? किस पे किया था? कैथोड रे पे किया था, ठीक ना। तभी एक इनको पार्टिकल मिला था। और इसका जो चार्ज इस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो है माइनस नेगेटिव है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। देखिए यहाँ माइनस चार्ज है और इस पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है। और इसका जो मास है, देखिए मास 9.1 इंटू 10⁻31 जो है ना इसका किलोमीटर होता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये काफ़ी कम है, और प्रोटॉन का मास तो क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ जो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये जो प्रोटॉन की जो मास है इस इलेक्ट्रॉन से लगभग जो है ना 2000 टाइम्स ज़्यादा है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटॉन की जो मास है ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना क्या है? ज़्यादा है। ये भी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन की मास ज़्यादा होती, क्या प्रोटॉन की मास ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से? हाँ, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है प्रोटॉन की मास। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ था पार्टिकल का, ये 1932 में हुआ था। इसको चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो है ना बम्बार्डमेंट कराया था, मतलब कि लाइटर एलिमेंट पे, मतलब कि हल्के तत्व पे जो है इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का जब बम्बार्ड किया, जब उनमें टकराया तो उनको क्या मिला? न्यूट्रॉन नाम का एक क्या मिला? एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिला। और ये न्यूट्रल था। ये क्या था? न्यूट्रल था। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो मास था 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि सेम टू सेम प्रोटॉन कहीं क्या था? मास के बराबर था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के कुछ भी पूछ देगा, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है? नहीं होता है। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है? बिल्कुल बराबर होता है। क्या प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है? एकदम पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है? एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछे तो मैं सब कुछ बता दिया। आप इसको ऐसे करके कंपेयर करके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। बाकी कभी कभी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो प्रोटॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो आप इसको सिंपल सी बात है ना, देखिए प्रोटॉन की खोज किसने किया इसको आप एक शॉर्ट में बना सकते। देखिए यहाँ एक पहला वर्ड पी है और यहाँ क्या है? जी है। तो पीजी, बहुत लोग पीजी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप इसको पीजी याद रख सकते हैं। पीजी मतलब क्या? पी मतलब प्रोटॉन हो गया, जी मतलब क्या? गोल्डस्टीन हो गया। ये याद हो गया, पीजी आपको याद हो गया। तो आप बाकी तो इधर दो ही बचा। एक आप जो है ना सिंपल सा बात क्या कर सकते हैं, यहाँ NC, ठीक ना, कुछ भी अपना बना लीजिएगा तो बस हो गया। N मतलब क्या कहते हैं? न्यूटन हो गया। C मतलब क्या होगा? चैडविक हो गया। अगर ये दो याद होगा तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसा करके आप कुछ ट्रिक जो है ना बना सकते हैं PT के लिए, तो काफ़ी ठीक रहेगा, ठीक ना। अब आइए आगे, जब इस देखिए
1897 तक ये दो जो आपका पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर हो गया था। ये तो बहुत बाद में हुआ, मतलब ये लगभग 30 साल के बाद हुआ। तो जब ये दो पार्टिकल्स का जब डिस्कवर हो गया तो इसी में साइंटिस्टों के मन में आया कि अगर एटम्स के अंदर ये दो पार्टिकल्स और हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आखिर ये उसके अंदर किस तरह से अरेंज रहते हैं, आखिर उसके कैसे वो रहते हैं। तो इसीलिए कई सारे साइंटिस्टों ने एटम का स्ट्रक्चर दिया, ठीक ना। तो वो फिर समझ लीजिए कि 1900 ईस्वी आते आते ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हो चुकी थी। अब यहाँ पे कई सारे साइंटिस्टों के मन में आया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैसे रहते हैं एटम्स के अंदर। तो इसी के लिए अब जो है ना कई तरह के एटॉमिक मॉडल आपको दिए जाएंगे। इसमें एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल है थॉमसन का मॉडल। किनका है? थॉमसन का मॉडल है। देखिए थॉमसन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, जान लीजिए। देखिए थॉमसन एक ब्रिटिश जो है ना फिजिक्स के जानकार थे, ठीक ना। और ये लगभग इनका जन्म हुआ था 1856 से लेकर और इनकी जो मृत्यु हुई 1940 में। मतलब कि जब हमारे देश में 1857 का रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के 1 साल पहले इनका जन्म होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और इनको जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, थॉमसन महोदय को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, क्या किसकी खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन की। देखिए अभी मैं जैसे बताया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इनको जो है ना 1906 में, कब? 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए इन्होंने जो पहला जो, अब क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, जिस तरह से अभी इस बार 67 में क्वेश्चन बीपीएससी या फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार जो है ना एलिमेंट का सिम्बॉल किसने दिया, बर्नौली ने दिया था, मैं लास्ट वीडियो बताया था। उसी तरह अगर क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि पहली बार एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, तो यहाँ पे क्या नाम है आपका? थॉमसन का है, ठीक ना, ये इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे अब देखिए सिंपल से इन्होंने सिंपल एक क्या बात बोला कि देखिए कि कोई भी जो एटम है, परमाणु है, समझिए कि सिंपल एक तरबूज या वाटरमेलन है। क्या है? एक तरबूज या वाटरमेलन की तरह होता है। इसलिए इनको वाटरमेलन मॉडल इन्होंने दिया। इसमें सिंपल उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए ये तरबूज है, ये क्या है? वाटरमेलन है। तरबूज का लाल जो भाग जो हम लोग खाते हैं, उन्होंने सिंपल कहा कि वो जो लाल वाला जो भाग है, जो स्फेयर है, वो पॉजिटिव स्फेयर, वो एक धनावेशित गोला है। और जो बीज होता है तरबूज में, वाटरमेलन में, वो जो बीज जो है इलेक्ट्रॉन, समझिए वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में धसे होते हैं। सिंपल सा बात आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए पूरा समझिए कि वाटरमेलन है, एटम है। देखिए ये ना लाल जो भाग है ये धनावेशित गोला है, मतलब कि ये पॉजिटिव स्फेयर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए हैं? धसे हुए। सिंपल इन्होंने यही बात कहा, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा, यही पे लिख दिया हूँ मैं, कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए पॉजिटिव स्फेयर, उसी को उन्होंने प्रोटॉन कहा था, ठीक ना। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? धसे होते हैं। और यहाँ इन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है और ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों जो है ना नेगेटिव और प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए परमाणु जो है हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, मतलब अस्थायी होता है। इन्होंने ये भी बात कहा था, फिर समझ लीजिए। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट पूछ सकता है। पहली बात तो क्या उन्होंने कहा जो पूरा जो कोई एटम या परमाणु होता है, समझिए कि वो एक कैसा होता है? वो एक स्फेयर है, और जो लाल भाग है तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज उसमें होता है ब्लैक कलर का, वो समझिए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। तो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में मतलब जो होकर क्या हो जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो इनका जो थॉमसन महोदय का जो मॉडल था, वो कई सारे साइंटिस्टों को लगा कि नहीं इसमें कुछ कमी है। तो आगे इसी में एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। क्या नाम था? रदरफोर्ड मॉडल। ये काफ़ी फेमस मॉडल है, इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछा है और भी एग्जाम में पूछा है। देखिए रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि इनका जो जन्म 1871 में हुआ और इनकी जो मृत्यु 1937 में हुआ, ठीक ना। और इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का ना फादर कहा जाता है, मतलब कि नाभिकीय भौतिकी का इनको पिता कहा जाता है। किनको? रदरफोर्ड को, ठीक ना। और इनको परमाणु के नाभिक, मतलब कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की खोज के लिए इनको 1908 में जो है ना नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन्होंने जो क्या किया था, जो अपना एटॉमिक थ्योरी देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कि अल्फा कण परकिन का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया? सिंपल सी बात है, समझिए कि इन्होंने क्या एक गोल्ड या सोना, या सोने की इस तरह की उन्होंने एक फॉयल या पन्नी लिया, ठीक ना, पन्नी लिया ऐसे करके, और इसके ऊपर जो है ना अल्फा पार्टिकल को जो है बम्बार्डमेंट कराया गया, टकराया गया, ठीक ना।
तो इसको कहा गया अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किस पर, गोल्ड फॉइल पे किया, इस सोने की पन्नी पे किया। जब इस पे इन्होंने किया तो सिंपल इन्होंने देखा क्या, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ना सीधे आर पार हो गया, मतलब कि इधर से अल्फा गया और ये पार हो गया। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर 180 डिग्री से ही क्या हो गया, वापस हो गया। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि गया लेकिन कुछ दूसरे एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होके मुड़ गया, मतलब मुड़ गया। तो इन्होंने तीन चीज़ देखा, ठीक ना। पहला कि कुछ अल्फा रे आर पार हो गया, कुछ जिस रास्ते से गया उसी से आ गया वापस, और कुछ डिफ्लेक्ट होकर जो है ना आगे मुड़ गया। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से सिंपल यही निष्कर्ष निकाला कि कोई भी अगर एटम है, परमाणु है, तो परमाणु के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। पहला उसने ये कहा कि आर पार होने का मतलब ये है कि परमाणु के अंदर कुछ खाली जगह है, स्पेस जगह है। पहली बात उन्होंने ये कहा। दूसरा बात कहा कि जिस रास्ते से अल्फा पार्टिकल गया उसी रास्ते से रिटर्न होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ एक ऐसा पार्ट है उस एटम के बीच में जो कि बहुत ही हेवी है, जो कि भारी है। इसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस या नाभिक क्या किया था, दिया था। इसी का नाम उन्होंने क्या दिया था, नाभिक या न्यूक्लियस दिया था। और जो डिफ्लेक्ट हुआ, इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्टिकल चक्कर लगा रहा है कि चक्कर लगाने की वजह से ही जो है ना ये अल्फा पार्टिकल जो है ना क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। सिंपल से मान लीजिए अगर कोई चीज़ ऐसे रिवॉल्ट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक ना, घूम रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर जो ऐसे करके इस पर टकराओगे, ऑब्वियस सी बात इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो वही इन्होंने कहा, तीन चीज़ उन्होंने ऊपर निकाल के उन्होंने सामने लाया। वही बात जो मैं बोला आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ या बोल भी देता हूँ। देखिए सिंपल से उन्होंने कहा कि परमाणु का जो सेंटर है ना, जो केंद्र है, वो एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक ना। और इसी को उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस का, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, में इंग्लिश लिखना छूट गया मैं हमसे, तो जो सेंटर होता है जो आपका एटम का, वो पॉजिटिव होता है, और इसको उन्होंने न्यूक्लियस या नाभिक नाम दिया। और उन्होंने कहा कि एक एटम का पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो नाभिक या न्यूक्लियस में ही होता है। और बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ प्रोटॉन है, लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन की खोज हुआ तब जाके इनको इन्होंने नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना पता चला, ठीक ना। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चक्कर, क्योंकि आखिर ये जो पार्टिकल्स जो कुछ डिफ्लेक्ट हुआ कुछ दूसरे दिशा में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ एक चक्कर लगा रहा है, उनको नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक ना। और उन्होंने ये कहा कि नाभिक का जो साइज है, जो न्यूक्लियस का जो आकार है, वो पूरे परमाणु के आकार से बहुत ही क्या है, छोटा है। जैसा देख लीजिए, इस समय में देखिए सिंपल ऐसा इन्होंने, ये पूरा मान लीजिए कि एटम का स्ट्रक्चर है, परमाणु है, ठीक ना। ये न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस या नाभिक बहुत छोटा है कंपेयर टू पूरे आपका एटम के साइज से, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये इन्होंने क्या कहा, अपना थ्योरी दिया। लेकिन देखिए दिक्कत ये हुआ इनके थ्योरी में, रदरफोर्ड की मॉडल की कुछ कमियां ये था कि कई सारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि रदरफोर्ड महोदय, आपने जो मॉडल दिया बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों ओर जब ये जो रिवोल्ट करेगा, जब चक्कर लगाएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, जब चूँकि इसके पास ऑलरेडी ये चार्ज है, जब ये चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना ये जो पार्टिकल है कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ऊर्जा विकृत करेगा। और जब ये ऊर्जा विकृत करेगा तो कभी ना कभी इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जब इसकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी तो ये आके नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक या न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है तब तो एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक ना। तो नाभिक तो इसका मतलब कि जबकि हमको जानते हैं कि एटम क्या होता है, परमानेंट होता है, तो तब तो एटम परमानेंट नहीं हो पाएगा। तो इनकी थ्योरी में यही कमियां था कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये अपनी एनर्जी मतलब कि इमिट करेगी, और इमिट करने के बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जब गिर जाएगा तो ये तो एटम का ही जो नाभिक से टकरा जाए तो एटम ही खत्म हो गया, ठीक ना। जबकि हम क्या जानते हैं कि एटम परमानेंट होता है। तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोर्स मॉडल आए। कौन आए, बोर्स मॉडल आए। तो बोर्स मॉडल सिंपल जो है ना इनकी कमियों को ही दूर किया, जो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी था उन्हीं को कमी को दूर किया। इसमें सिंपल देखिए बोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इनका इंट्रोडक्शन देखिए। पहली बात जो है ये डेनमार्क के थे। कहाँ के थे, डेनमार्क के थे बोर्स महोदय, ठीक ना। ये जन्म कब लिए, 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है। और कब ये डेट हुए, 1962 में, जब चीन और भारत के बीच लड़ाई होता है, ठीक ना।
और 1922 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना को बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है किसको, क्योंकि 66 में क्वेश्चन पूछा था कि इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है और लुसेंट बेस्ड है, सब लुसेंट में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए, तो इन्होंने सिंपल ये कहा कि देखिए दुनिया को इन्होंने ये बताया, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवोल्ट यहाँ कर रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, इसका अपना एक निश्चित कक्षा या ऑर्बिट होता है। क्या होता है? अपना इसका निश्चित कक्षा या क्या होता है? ऑर्बिट होता है। और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट या कक्षा में ही क्या करता है? स्पिन करता है, रिवोल्ट करता है। ठीक ना? वही उन्होंने कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज ए डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स, मतलब कि कक्षा में ही जो है ना हर एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये बात इन्होंने जो है पूरी दुनिया को ये भी कहा। और इन्होंने एक बात और कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता तो कोई एनर्जी इमिट नहीं होता, कोई एनर्जी विकिरित नहीं होता। व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएटेड एनर्जी, मतलब अपना एनर्जी नहीं निकालता है। तो सिंपल इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक निश्चित ऑर्बिट में रिवोल्ट करता है, घूमता है। और जो है ना उन्होंने अब कुछ ऐसा कहा कि देखिए ये न्यूक्लियस है मान लिया बीच में, ठीक ना, एटम का, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट है। उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट या पहली कक्षा को के कहा, मतलब पहली कक्षा मतलब एन का मान 1 कहा उन्होंने, दूसरा उन्होंने एल नाम दिया, तीसरा को एम दिया और चौथा क्या दिया? एल दिया। कहा कि ऐसे ही जो है ना एक के एल एम इन्होंने जो है ना ऑर्बिट का क्या दिया था? नाम दिया था। और एक और ये चीज़ कहा कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो अरेंज रहता है इस जो ऑर्बिट में, कक्षा में, ये फिक्स्ड है। उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। उन्होंने क्या फार्मूला दिया? 2n² का एक फार्मूला दिया। और इसी 2n² के फार्मूले पर जो उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन करने का क्या किया? कोशिश किया। उन्होंने कहा कि सिंपल देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने दिया फार्मूला क्या? 2n², ये दिया फार्मूला। उन्होंने कहा अगर पहली कक्षा है तो मतलब n का मान 1 रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में n का मान 1 रखिए, तो मतलब क्या होगा? 2n का मान 1 रख दिए, स्क्वायर कर दिए, कितना होगा? 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो उन्होंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर अगर ऑर्बिट सेकेंड है तो n का मान कितना लीजिए? 2 लीजिए। अब देखिए 2, ये वाला फॉर्मूला, n का मान कितना रखिए? 2 रखिए, और 2 का यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये उन्होंने बताया कि मतलब किस फॉर्म में अरेंज रहेगा। आपको फिर भी पूछ देगा कि बोर्स महोदय के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स किस में कितना रहेगा, ये कौन से फार्मूले से डिफाइड होता है? ये 2n² के मॉडल फार्मूले से डिफाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और यही 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना कोई भी जो है ना मेटल या नॉन मेटल अपने ऑर्बिट में पूरा करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि वो क्या हो सके, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कंप्लीट हो गया, अब उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी नोबल जो एलिमेंट है उसमें देखिए किसी के ऑर्बिट में सब में 8 है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे हीलियम को छोड़ के, हालांकि हीलियम में 2 ही है, बाकी में कितना है? सब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी जो है ना एटम जो है अपना पूरा करना चाहता है, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, ये इन्होंने कहा था। अब देखिए यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट जानना है कि एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजकता, एक होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सिंपल क्या होता है कि सिंपल समझिए कि देखिए वैलेंसी में पहले ही बात है, देखिए वैलेंसी एक कैपेसिटी है, एक पावर है, एक क्षमता है, क्या कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो है ना कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपना ऑक्टल पूरा करता है, अपना अष्टक पूरा करता है। मतलब कि परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या ट्रांसफर होता है, वही उस तत्वों की क्या होती है? संयोजकता होती है। मैं इसको एग्जांपल से ही बताऊंगा, समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ तो आपको बेहतर क्या आएगा, समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन में एटम से मिलकर बना होगा, और नाइट्रोजन की जो है ना एटॉमिक नंबर 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो इसमें जो है ना आपका इसमें जो नाइट्रोजन में इसमें जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अभी आगे बताऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए तो नील बोर्स महोदय के अकॉर्डिंग जो है ना अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो देखिए पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन,
और अगला में देखिए मैक्सिमम 8 दूसराम हो सकता है, लेकिन तो यहाँ तो 8 तो अवेलेबल है ही नहीं, 2 तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, बाकी 5 ही बचा है। यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? यहाँ 5 आएगा। अब देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में लास्ट जो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, धातु अधातु, वो अपना अष्टक या ऑक्टल पूरा करना चाहता है, और वो तभी होगा जब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखिए नाइट्रोजन 2 काम कर सकता है, या तो ये 5 किसी को लूज कर दे, और या ये 3 कहीं से इलेक्ट्रॉन ला ले। लेकिन क्या होता है केमिकल रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये संभव ही नहीं है, ठीक ना। इसलिए अब यहाँ नाइट्रोजन क्या करेगा, ये 3 किसी और से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे 3 किसी और से ले लेगा, 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए 2 बात है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टल पूरा करने के लिए नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? 3 को गेन किया। कितना किया? 3 को। कितना मतलब कितना की फायदारी किया? कितना का शेयरिंग किया? 3 का। तो यही इसकी होती है वैलेंसी। क्या होती है? वैलेंसी। लेकिन यहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो देखिए लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। यही इसकी क्या हो जाती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अंतर एक और एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि सल्फर है। क्या है? सल्फर है। सल्फर का एटम नंबर 16 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मैक्सिमम 8 जाएगा तो 8 डाल दिए, तो 2 8 10 हो गया। अभी भी 16 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6 बचा हुआ सॉरी। अब देखिए अरेंज हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली कक्षा ये हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया, और ये तीसरी कक्षा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला बात, ठीक ना। अब देखिए लेकिन ये जो सल्फर है, सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी एटम अपने आप को मतलब कि परमानेंट करना चाहता है, अस्थाई बनना चाहता है। अस्थाई बनने के लिए ये 2 काम कर सकते हैं, या तो ये 6 किसी को दे दे, या तो 2 किसी से क्या करे? ले ले। लेकिन हम क्या बोले कि 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना में बहुत ही एनर्जी खर्चा होता है, और ये संभव ही नहीं है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक जो है ना ये लूज इजीली होता है, लेकिन ये 6 तो संभव ही नहीं है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि ये 2 किसी और से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेंगे तो अब इनके पास 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना लिया, कितना का फेयरिंग किया? 2 का। तो यही 2 इसकी क्या होगी? वैलेंसी हो गई। लेकिन अंतिम कक्षा में कितना है? 6 है। यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आज में ध्यान रखिएगा कि दोनों क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी इसको अच्छे से समझाया है। तो वही ध्यान रखिएगा, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यही जिनका इंग्लिश मीडियम है जो मैं बोला वही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम एग्जाम्पल दे दें। यहाँ देखिए ये कार्बन है, कार्बन का 6 होता है नंबर, और उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होता है। पहले में 2, दूसरे में 4 चला गया। वैलेंसी कितना देखिए अंतिम कक्षा में 4 है। हाँ, इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? 4, क्योंकि इसको ये 4 फेयरिंग करेगा, और अंतिम कक्षा में 4 ही है। ये नाइट्रोजन का बता ही दिया। हाँ देखिए सोडियम में देखिए इनका 11 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 पहली कक्षा में, दूसरी में 8, और एक में अंतिम में 11, एक जाएगा। अब देखिए ये क्या कर सकता है? या तो एक किसी को दे दे, बाकी 7 किसी से क्या कर ले ले। तो अब 7 जो है ना गेन करना बहुत इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये एक क्या करेगा? किसी को लूज कर देगा। तो अब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस भी 1 हो गया, और चूंकि ये 1 लूज भी कर रहा है, ट्रांसफ़र भी कर रहा है, इसकी 1 होगी वैलेंसी। तो ध्यान रखिएगा, चलिए ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए बाकी आइए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, जो बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो ये सिंपल सा बीपीएससी क्वेश्चन के बारे में पूछ चुका था। सिंपल क्या होता है कि यह नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम्स व्हिच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब कि एक परमाणु में उपस्थित जो भी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। इसको जेड से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं। अब आइए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या सिंपल क्या होता है? इट इज ए सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइंग ऑन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब कि नाभिक में
जो भी परमाणु के नाभिक में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। देखिए मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि आपको क्या करेगा, मास नंबर दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेगा, न्यूट्रॉन का नंबर दे देगा, मास नंबर दे देगा, प्रोटॉनों की संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं। देखिए हाँ, जो मास नंबर है, जो द्रव्यमान संख्या का हम ए से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगला देखिए, एक मैं एग्जांपल से बता दीजिए। मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है। अब देखिए ये यहाँ नीचे लिखने का मतलब ये क्या है, परमाणु संख्या। मतलब अगर किसी भी अगर एलिमेंट को हम अगर लिखना चाहेंगे उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रूप में, देखिए बीच में हम लिखेंगे उस एलिमेंट का सिंबल। ये जो नीचे होता है ये होता है परमाणु संख्या को बताता है, और ये ऊपर जो होता है इसको हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इससे आप देखिए इस चीज़ के क्या क्या आप निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्या है, आपका परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ, हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जो प्रोटॉनों की संख्या है वही परमाणु संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 हो गया, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही आप नंबर ऑफ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है ना। अब देखिए, और ये आपका द्रव्यमान संख्या है, मतलब ये ए का मान दिया है। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान जो संख्या, जो मास जो नंबर आपका होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए लिख दिया हूँ, जो मास जो नंबर है ये होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मास आपका 27 दिया है, लिख दिया यहाँ पर मास नंबर, और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 13 पता चल गया क्योंकि यहाँ ये दिया हुआ है। और आपको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन इधर लिख देंगे, इसको इधर ला जाएंगे। इक्वेशन आपको पता है कि 27 में जब 13 घटेगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल गया, 14 निकल गया। तो आपका बीपीएससी 64 या 65 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था कि मास नंबर दे दिया था, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया था, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या किया था, पूछा था। बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका जो है ना, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। फिर समझ लीजिए, ये कोई एलिमेंट है, इसका ये नंबर है, मतलब परमाणु एटॉमिक नंबर है, और ये इसका क्या है, मास नंबर है। तो जो परमाणु की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाती है। और आपको पता है कि मास नंबर जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है, वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के प्लस से और न्यूट्रॉनों की संख्या के प्लस से। अगर इसमें कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा तो हम तीसरा अपने आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या मान लो कि ये दे दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे दिया, अब फिर भी आप यहाँ मास नंबर निकाल सकते थे। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब टॉपिक जो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोटोप्स या समस्थानिक। देखिए ये सिंपल क्या होता है, आइसोटोप्स या समस्थानिक सिंपल ये बोलता है आपका कि कुछ ऐसे जो है ना एलिमेंट हैं जिसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन बट उसका मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है, सुन लीजिए। ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के देखिए 3 आइसोटोप हैं, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। पहला है प्रोटियम, इसका देखिए होता है क्या, H11, ड्यूटेरियम इसका H12 होता है, और ट्राइटियम ये H13 होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर बताता है, ये नीचे का नंबर है। यहाँ सब में एटॉमिक नंबर तो एक ही एक है, बट इसका देखिए मास क्या है, सबका अलग अलग, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसी को भारी जल बोलते हैं, ड्यूटेरियम को ही भारी क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, 3 है, 1 2 3 है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर देखिए कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक C612 होता है और C614 होता है। कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, देख लीजिए यहाँ एक, देखिए ये नंबर बराबर है लेकिन ये मास क्या है, अलग अलग है। और इस ये जो है ना आपका C614 का ये जो ना कार्बन डेटिंग में हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ों को पता लगाने में। क्लोरीन के भी 2 हैं, देखिए क्लोरीन 117, यहाँ नंबर तो सेम है बट इसका मास क्या है, अलग अलग है। ये ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में ये पूछता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, तो 3 है। चलिए एक ध्यान रखिएगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आइसोटोप्स है तो ऑब्वियस सी बात देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कार्बन है, तो कार्बन
का 2 आइसोटोप है, एक C12 है और एक 6 है, और एक C6 है, और ये C क्या है 14 है। ऑब्वियस सी बात यहाँ पर देखिए क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है 6 है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का तो सेम होगा, दोनों का क्या होगा सेम होगा, दोनों आइसोटोप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब ये अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब जो ये इसका जो केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा, जो किसी से रिएक्शन जो करने की जो कैपेसिटी होगी वो सेम होगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है आपका बात कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण, जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट इसका भौतिक गुण क्या होगा अलग, इसका जो फिजिकल जो है ना फीचर्स क्या होता है अलग। तो ये लिखा हुआ है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है ना आइसोटोप का यूज करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिए हैं और उसका क्या क्या यूज है ये लिख दिए हैं। देखिए यूरेनियम 235 का यूज हम लोग चट्टान या रॉक कितना पुराना है, कितना एज वाला है, उसको फाइंड आउट करने में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। सोडियम 24 मतलब ये सोडियम है, Na मतलब सोडियम है, इसका हम लोग यूज मेनली करते हैं रक्त का जो क्लोरीन या थक्का का पता लगाने में, ठीक ना। कोबाल्ट 60, ये कोबाल्ट है, ये क्या है कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने में करते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आर्सेनिक है ये 74, इसका हम ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। आयोडीन 131 जो होता है इसका हम लोग पता करते हैं थायराइड ग्रंथि को पता करने में, ठीक ना। फास्फोरस 32 को ल्यूकीमिया का उपचार करने में करते हैं। और ये लोहा या आयरन जो 59 जो आइसोटोप है, इसका हम अगर किसी को अगर लोहे खून की कमी हो जाती है उस रोग को पता लगाना हमको क्या करते हैं इसको करते हैं। ये आप टेबल याद रखिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा पोलोनियम नाम का एक एलिमेंट है जिसका सबसे अधिक आइसोटोप या समस्थानिक पाया जाए। जिनका थोड़ा इंग्लिश मीडियम है उतना यहाँ लिख लेंगे, ये पोलोनियम का सबसे अधिक आइसोटोप होता है, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक इसमें है कि आइसोबार। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। समभारी, देखिए ये जस्ट उल्टा होता है। सेम मास नंबर, समान परमाणु संख्या होता है लेकिन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग परमाणु संख्या, जैसे उसका उल्टा। एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम है और ये आर्गन है। देखिए कैल्शियम का भी मास सेम है और आर्गन का भी मास सेम, बट इसकी परमाणु संख्या क्या है बिल्कुल अलग अलग। एक 18 का क्या है 20 है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम में ही पूछता है, ठीक ना, क्या होता है ये। एक और टॉपिक इसमें है सम न्यूट्रॉनिक्स, ये आइसोटोन्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है जिन एटम्स में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स, मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। जैसे कि मतलब ये देखिए ये है, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये परमाणु संख्या है, मतलब कि एटॉमिक नंबर है 1 है, ठीक ना। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन 1 है, ठीक ना। और ये क्या है यहाँ पे मास है 3 दिया हो, देखिए मास है, मतलब उसमें क्या है मास में क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पर नंबर न्यूट्रॉन दोनों होगा। जब प्रोटॉन जब 1 है तो न्यूट्रॉन ऑब्वियस सी बात है तो 2 होगा तब ना 3 पूरेगा। तो वही देखिए तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन यहाँ भी 3 है और यहाँ भी देखिए सॉरी यहाँ भी न्यूट्रॉन आपका 2 है और यहाँ भी आपका न्यूट्रॉन क्या है देखिए 2 है। तो मतलब ऐसा कोई 2 एलिमेंट जिसका जो है ना न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपको सम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना चैप्टर था। इसमें मैंने लुसेंट का भी एनसीईआरटी का भी जो चीज़ें था उसको मैंने लेने का कोशिश किया है और सब लगभग A to Z आपका इसमें जब मैं कवर कर ही लिया हूँ, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। एक चीज़ और आप देख लीजिए बुक का एक चीज़ में उसमें मैं मिस कर गया दिखाने के, देखिए यही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड महोदय ने सिंपल यही किया था, गोल्ड का फॉइल लिया, ये सोने का पूरा पन्नी है, इस पे उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट कराया था। देखिए क्या हुआ, देखिए कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल जो आर पार, देखिए ये सब आर पार हो रहा है, देखा जाए कहीं नहीं रुका है, देख रहे हैं ये सब आर पार हो गया है, ये सब आर पार हो रहा है, देखा ये सब आर पार हो रहा है, ये सब आर पार हो रहा है, ये सब पूरा आर पार हो रहा है। देखिए कुछ जो है ना, देखिए जिस रास्ते से जा रहा है उसी से वापस आ रहा है। देखिए कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे गया लेकिन ये देखिए डिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, फिर देखिए गया डिफ्लेक्ट हो गया। तो मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इनका रे जो है ना आर पार हो गया था। कुछ जो है ना जिस रास्ते से गया उसी से क्या हो गया वापस आ गया और कुछ जो है ना आपका डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी का आधार पर उन्होंने कहा था कि नहीं जो एटम के अंदर कुछ ना कुछ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और एटम के बीच खाली जगह भी होता है, ये उन्होंने बात कहा था। इस प्रकार से आपका ये जो है ना साइंस 9th क्लास का एनसीईआरटी जो है ना उसका जो आपका
4th चैप्टर ख़त्म हो गया और समझिए कि केमिस्ट्री 9th क्लास का अब ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी में इन करेंगे और वहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का सेक्शन पहले पूरा करेंगे। मतलब मेरा टारगेट ये है कि क्लास 8, 9, 10th का अगर केमिस्ट्री का सेक्शन है पूरा केमिस्ट्री ही पढ़ लिया जाए। तो क्योंकि जो साइंस का क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी है उसमें क्या है ना, एक ही बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बारे जितने दिया हुआ है। अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं तो 9th का केमिस्ट्री अब हो गया। अब 10th क्लास के एनसीईआरटी में जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको हम शुरू करेंगे। वहाँ केमिकल रिएक्शन है, वहाँ एसिड एंड बेस है, वहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है और भी चीज़ है। और साथ ही साथ हम लुसेंट को भी उसमें जो टॉपिक हमको लगे वो भी कवर कर लेंगे। कि आज मैंने आप ये बता, देखिए ये आपका लुसेंट का टॉपिक है, ये देखिए आपका लुसेंट का टॉपिक है। तो मैं हमको जहाँ तक जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया मैं लुसेंट का कवर कर लेता हूँ। तो आप लोग टेंशन मत, इसमें सारा मैं कंप्लीट साइंस का जो ना लेक्चर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अब 67th पीटी का एक संभावित डेट बीपीएससी दे दिया है, अगस्त लास्ट वीक में दिया है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो करंट अफेयर्स का जो एरिया है डेली कम से कम आपके लिए करंट अफेयर लाया जाए, जिसमें कि जो आज का करंट अफेयर्स वो भी कवर हो जाए और जो पीछे का जो 21 का है करंट वो भी शामिल किया जाए। और करंट के साथ साथ उसी में जो स्टैटिक जो जीके है उसको भी कवर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूं। बाकी आप लोग को एक मैं होमवर्क टाइप का कोई एक प्लान बना दूंगा कि कैसे कैसे अगले 70 दिन में करना चाहिए। 70 दिन में हमको क्या क्या चीज़ का फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी 70 दिन टाइम सफिशिएंट है, कोई टाइम की कोई कमी नहीं है। तो अब हमको इसमें क्या कि सब स्टूडेंट अलग अलग है, किसी का साइंस वीक है, किसी का हिस्ट्री वीक है, किसी का पॉलिटी वीक है। तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग से कैसे आगे तैयारी करें मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तब तक आप अपने आप में देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी को देखिए। आप अपनी कमी को खुद पहचान सकते हैं, अपनी कमी को खुद पहचानिएगा तभी बेहतर होगा। इसलिए आप अपने पहले कमी को पहचानिए, बाकी जो मेरा लेक्चर आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है उसको देखिए। क्योंकि देखिए मेरा वीडियो टू द पॉइंट रहता है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा बात आपको नहीं रहता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई फालतू एक्स्ट्रा बात नहीं, हाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा कैसे कि आगे 70 दिन करना है, कैसे पीटी को थोड़ा देखना है, कैसे मेंस को देखना है। कई लोगों का यहाँ ऑडिटर का मेंस है, किसी का सीडीपीओ का मेंस है, सब तरह के स्टूडेंट है, किसी का बिहार एसएससी भी है। तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लानिंग तैयार कर लूँगा जिसमें कि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। मैं ये वीडियो देखिए, बाकी जिसको अच्छा लगे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और बाकी जिसको PDF चाहिए वो उनको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे दिया गया है। थैंक यू।